लालची डोसा व्यापारी की सफलता। यह कहानी है एक लालची डोसा व्यापारी की, जो अपने अनोखे डोसा प्रकारों के साथ मशहूर हो गया था। उन्होंने नए तरीकों से चिकन करी डोसा और इसके अलावा भी नए डिशेस बनाए, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। लालची व्यापारी की आंखों में लालसा की किरण चमकती है जब उन्हें डोसा की नई विभिन्नताओं के लिए विचार आते हैं, ताकि वह अपने लाभों को अधिकतम कर सके। डोसा की अद्वितीयताओं के बारे में जानकर ग्राहक रेस्टोरेंट में भीड़ लगाते हैं। डोसा की खुशबू उनके इंद्रियों को छू जाती है और रसायन उन्हें और भी व्याकुल कर देता है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि बढ़ती है, वैसे वैसे लालची व्यापारी की लालसा भी बढ़ जाती है। वह डोसा डिशेस की कीमतें बढ़ाने लगता है, उम्मीद करते हुए कि ग्राहकों की संतुष्टि के बदले ज्यादा पैसा कमा सकेगा। ग्राहक बढ़ते हुए कीमतों से निराश होने लगते हैं। कुछ वफादार ग्राहक जो पहले नियमित आने वाले थे, अब रेस्टोरेंट में जाने से हिचकिचाते हैं। भोजन क्षेत्र में माहौल सुस्त हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? हमें यहाँ आकर आपके स्वादिष्ट डोसा खाने का खुशी था, लेकिन अब आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। हम इतने सालों से यहाँ आते आए हैं, लेकिन अब हमें आपके डोसा खाने का मन नहीं कर रहा है। लालची व्यापारी खिड़की से बाहर देखते हैं, निराशाजन ग्राहकों को ध्यान से देखते हुए। उनके मुंह पर एक चालाक मुस्कान आती है, सोचते हुए कि ग्राहक आखिरकार लौटेंगे, चाहे वे पहले थोड़ा गुस्सा भी करें। सर, हमें कम कीमतों पर बेहतरीन गुणवत्ता प्रदान करनी चाहिए। ग्राहक संतुष्टि हमारी महत्वपूर्णता होनी चाहिए। तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई है। मुझे लगता है मैंने अपनी लालसा के चलते गलत निर्णय लिए हैं। लालची व्यापारी अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय लेते हैं। वह डोसा डिशेस की कीमतें कम करते हैं, जिससे ग्राहक खुश होते हैं। रेस्टोरेंट पुनः अपने उत्साहजनक माहौल को प्राप्त करता है। पुराने ग्राहक वापस लौटते हैं और नए ग्राहक आकर्षित होते हैं, ताकि वे सस्ते और स्वादिष्ट डोसा का आनंद ले सके। लालची व्यापारी सोचते हैं, उन्हें यह मालूम हो जाता है कि ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना और मुद्रा के मुताबिक मूल्य प्रदान करना लंबी अवधि में सफलता और विकास है। बदले हुए दिमाग और सीखे हुए दिल से लालची व्यापारी द्वारा रेस्टोरेंट एक बार फिर उमड़ पड़ता है। डोसा डिशेस ग्राहकों को हर्षित करते रहते हैं और सफलता की खुशबू हवा में फैलती है। बदले हुए व्यक्ति के रूप में लालची व्यापारी अब ग्राहकों के साथ निजी तौर पर संवाद करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया को सुनते हैं और उनके भोजन अनुभव को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आय में बढ़ोतरी होती है और लालची डोसा होटल की मान्यता नई ऊंचाइयों को छूती है। कहानी यहाँ समाप्त होती है, जहाँ आत्मसंतुष्ट और पूर्ण हो चुके लालची व्यापारी अपने मजेदार डोसा ग्राहकों को सेवा करते हैं। कहानी का सीख यह है, आखिरी समय में ग्राहकों का प्यार और संतुष्टि ही सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। एक लंबे समय पहले एक गांव में रत्नदीप और रानी नामक पति पत्नी रहते थे। रत्नदीप खुद के होटल में डोसा तैयार करके बेचता था। वो डोसा बनाता था और उसकी पत्नी सबको वो परोस के उनसे पैसे लेती थी। रत्नदीप सिर्फ स्वादिष्ट डोसा ही नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें बहुत ही कम दाम पे बेचता था। इस कारण गांव के सारे लोग उसी के पास आके डोसा खरीद के खाते थे। वो एक अच्छा इंसान था और सबकी मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। उस गांव में उसके हाथ का अंडा डोसा बहुत प्रसिद्ध था।
क्योंकि उसकी ही तरह और कोई अंडा डोसा नहीं बना पाता था। इतना ही नहीं, उस डोसा को कम दाम पे बेचने पर सभी वही आते थे। उसकी पत्नी को डोसा को कम दाम पे बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, गांव में कोई भी उसके पति की तरह डोसा नहीं बना पाएगा, इस बात का उसे बहुत गर्व था। एक दिन जब रत्नदीप डोसा बना रहा था, उसे कुछ दूरी में एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए और कामते हुए दिखाई देता है। अरे रे, दिखने में बहुत बूढ़ा है, पता नहीं कि उन्होंने कुछ खाया भी। ऐसे सोचकर उनके पास जाता है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, चलने की ताकत नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ी देर रुक के जाने के लिए बैठा हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आपने शायद कुछ नहीं खाया। मेरे साथ आइए, बगल में ही मेरा होटल है, कुछ खा के जाइए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, होटल मेरा ही है, आप बस मेरे साथ आओ। ऐसे कह के उस बूढ़े आदमी को उसके साथ अपने होटल लेके बिठाता है। वो गरम गरम डोसा बना के उसकी पत्नी को उनको परोसने के लिए कहता है। उसकी पत्नी को वो करना अच्छा नहीं लगने के बावजूद उस बूढ़े आदमी को डोसा परोसती है। भूखा रहने के कारण वो बूढ़ा आदमी डोसा को जल्दी जल्दी खा लेता है। उस आदमी को ऐसे खाते हुए देख रत्नदीप उसके लिए पानी लेके आता है। मेरे भूखे पेट को तुमने भरा है, इसके बदले में मैं मेरे पास की छोटा सा तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। आपको कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरे खुशी के लिए तो स्वीकार करो बेटा। ऐसे बोल के वो बूढ़ा आदमी उनको डोसा बनाने के लिए एक तवा देके वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, क्यों जी, पहले तो आप सबको कम दाम में डोसा बेच रहे हैं और ऊपर से आप रास्ते में जाते हुए अनजान लोगों को बुला के उन्हें मुफ्त में खिला के भेज रहे हो। इससे क्या कोई लाभ है? ऐसे डोसा बनाने से हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। अब हमारा इतना कठिन स्थिति भी नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना। जितना है उतने में दूसरों का सहायता करते हुए खुश रहना चाहिए। अपने पति के बातें सुनकर रानी गुस्से में वहां से चले जाती है। जितनी भी बार कहूं इनसे, ये नहीं बदलेंगे, सबकी सहायता करते ही रहते हैं। अगर मैं उनको बताए बिना डोसा का दाम बढ़ाऊंगी तभी हमारे पास कुछ तो पैसे बचेंगे। ऐसे फैसला करके अपने पति को बताए बिना दाम बढ़ाती है। आम डोसा 15 रुपए का और अंडा डोसा 25 रुपए का। ऐसे होटल को आए हुए लोगों को बोलती है, आपके होटल में स्वादिष्ट खाना बनने के अलावा कम दाम पर मिलने के कारण ही हम सब आपके पास आते हैं, मगर अब आप ऐसे दाम अचानक बढ़ाते हैं तो कैसे होगा? अरे, आपको डोसा चाहिए तो खाइए, वरना नहीं। मेरे पति की तरह अगर कोई और इस गांव में स्वादिष्ट डोसा बनाता है तो उसी के पास जाके डोसा खाओ। ऐसे कठिन तरीके से कहती है। दाम बढ़ाने के बावजूद खाने के लिए सभी उसी होटल को आते हैं। कुछ दिन बाद पैसे बचते हैं और ये देख रानी बहुत खुश होती है। मेरे दाम बढ़ाने के बावजूद अगर लोग इसी होटल में खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं दाम और थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। आज से अंडा डोसा 50 रुपए और आम डोसा 25 रुपए का है। ऐसे होटल को आए हुए सबको बोलती है, अरे, आपके होटल के डोसा चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ऐसे दाम बढ़ाते जाओगे तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? अरे, आपको अगर चाहिए तो इधर आके खाइए, वरना चले जाइए। ऐसे अभिमानी स्वभाव से कहने के कारण वो आदमी उसके सामने से ही दूसरे होटल को चला जाता है। उसको देख बाकी लोग भी चले जाते हैं। तब से सब उनके होटल को आना ही बंद कर देते हैं।
रानी, क्या हुआ? कुछ दिनों से कोई भी होटल को नहीं आ रहा। हमारे जैसे और दूसरा कोई भी डोसा नहीं बना सकेगा, इसीलिए कभी ना कभी उन सबको लौट के आना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की लालच के बारे में तो मुझे पता ही है। या तो उसने होटल को आए हुए लोगों को कुछ कहा होगा, या फिर क्या मुझे बताए बिना उसने दाम बढ़ा दिया होगा। ऐसे सोच के कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद सभी उसके होटल के बजाय उसके सामने के होटल को जाते हैं। मेरे लालची स्वभाव के वजह से ही मैंने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अभी सारे लोग हमारे होटल के बजाय सामने वाले होटल को जा रहे हैं। ऐसे सोचकर दुखी होती है। उसको ऐसे दुखी देख उसका पति उसके पास आकर पूछता है, कम से कम अब तो सच बोलो, लोग हमारे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे पूछने पर रानी अपने पति को सब सच बता देती है। देखा तुमने, तुम्हारे लालच की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। कम से कम तुम्हारा स्वभाव अब बदलो और हमेशा की तरह वही दाम लगाओ, तभी हमारे पास सारे ग्राहक आ जाएंगे। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। अब सब आप ही की मर्जी। रत्नदीप अगले दिन से उसी दाम पे डोसा बना के बेचने लगता है। आम डोसा सिर्फ 10 रुपए का और अंडा डोसा सिर्फ 15 रुपए का। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उसके सारे ग्राहक सामने के होटल से उसके होटल वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में वापस होटल भीड़ित रहने के कारण डोसा बनाने में देर लगता है। इसीलिए रत्नदीप फैसला करता है कि एक और तवा खरीदने की आवश्यकता है। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ तवा तो है ही। ऐसे सोच के अंदर जाके उस तवे को बाहर लेके आता है। उसमें एक डोसा बनाते ही वो एक डोसा बहुत सारा डोसा बन जाता है और ये देख वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हाँ, ये क्या माया है? रानी, रानी, एक बार इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो तो सही। ऐसे उसके भी सामने उस तवे पे डोसा बनाता है और तुरंत वो कई डोसा बन जाना देख वो भी दंग रह जाती है। ये कौन सा जादू है जी? एक डोसा कई डोसा में बदल रही है। तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद है? उसी का दिया हुआ तवा है ये। और तुमने उस दिन उनको डोसा मुफ्त में देने के कारण गुस्सा किया था। ये सब आपकी सहायता करने की वजह से ही मुमकिन हुआ है जी। ऐसे उस दिन से अंडा डोसा को कम दाम पे बेच के बचे हुए डोसा को गरीब लोगों को मुफ्त में दे के पति पत्नी दोनों खुशी से जीने लगते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बच्चियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बच्चियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बज्जियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार,
अब से तुम बजिया लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा, मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा, चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा, मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनके मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के काम करते वक्त पैसे लेने गया था, तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए। माँ, मुझे माफ करो, मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया। अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था। ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उससे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है। तब जगन और सरस्वती दोनों ऋत्विक के पास जाके पूछते हैं, ऋत्विक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया। मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया। मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए,
ऐसे कभी नहीं होगा, मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसीलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के भजिया बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए।